आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोक विधि विज्ञान प्रणाली पर बात कर रहे थे और लोक विधि विज्ञान प्रणाली में इसका अर्थ, अवधारणा, विशेषताएं, इसके अप्रोचेज, इन सब पर चर्चा किया था। आज हम लोक विधि विज्ञान के मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक विधि विज्ञान की पद्धतियां क्या-क्या हैं और उसका क्या महत्व है। वास्तव में लोक विधि विज्ञान प्रयोगात्मक पद्धति, प्रलेखी पद्धति, सहभागिक अवलोकन और अवलोकन पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन पद्धतियों का लोक विधि विज्ञान में अपना एक अलग महत्व है। हम इन पद्धतियों के माध्यम से तथ्यों का संकलन करते हैं और वो तथ्य एक तरह से हमें आपसी बातचीत और इंटरेक्शन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो पहली पद्धति होती है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति सामाजिक वास्तविकता को परिवर्तनशील मानता है। इसका मानना है कि जो सामाजिक वास्तविकता होती है वो बदलती रहती है। समाज में एक जैसी स्थितियां नहीं होती कि एक स्थिति जो आ गई फिर वो उसी तरह से रहेगी, बदलाव उसमें नहीं आएगा। तो समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज जो महामारी आई है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बनी रहेगी। फिर से अमन चैन आएगा, फिर से लोग उन्मुक्त होकर के सांसें लेंगे, लेकिन अभी परिस्थितियां अनफेवरेबल है। तो हमारा दैनिक जीवन एक निश्चित ढर्रे पर चलता रहता है। हम हर तरह की समस्याओं को, हर तरह की परिस्थितियों को आत्मसात करते हैं और उन परिस्थितियों से निपटने के लिए रणनीतियां भी तैयार करते हैं। वो जो हमारी परिस्थितियां होती हैं वो फेवरेबल कंडीशंस हैं या फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं। हम दोनों स्थितियों पर विचार विमर्श करते हैं और उनको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि हमारे जीवन की यह व्यवस्था किस प्रकार निर्मित हुई है। गारफिंकल का मानना है कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रतिमानों में परिवर्तन लाकर इस वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। जब कोई भी सामाजिक समस्या हमारे सामने आती है, कोई भी सामाजिक चुनौती हमारे सामने आती है, तो इस सामाजिक चुनौती को हम अपने स्तर पर निभाने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में गारफिंकल ने अनेक प्रयोग भी किए थे, बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं और गारफिंकल ने अपने विद्यार्थियों के माध्यम से एक प्रयोग भी किया था जिसके माध्यम से उन्होंने पता लगाया कि दैनिक जीवन की स्वीकृत एवं व्यवस्थित क्रियाओं का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो हम विभिन्न एक्सपेरिमेंट, विभिन्न प्रयोगों पर अध्ययन ये कर सकते हैं। कई प्रयोग इस पे समाजशास्त्रियों ने किया है। डिटजेल ने अपनी पुस्तक रिसेंट सोशियोलॉजी
वो 3 अध्ययनों का उल्लेख किया है, ऐसे 3 प्रयोगों का उल्लेख किया है। एक जो पहला प्रयोग उन्होंने किया था, उल्लेख किया है, वो एमर्सन का है। और एमर्सन ने स्त्री रोग संबंधी बहुत सारे मामलों का अध्ययन किया और इस अध्ययन का आधार रोगी स्त्री एवं उसके पुरुष चिकित्सक के संबंधों पर आधारित था। चिकित्सक एवं रोगी के ये संबंध टालकट पार्सन्स के प्रतिमान चर से परिभाषित है, जुड़े हुए हैं। इस अध्ययन के माध्यम से एमर्सन ने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि इस स्थिति में चिकित्सक एवं रोगियों के संबंध स्त्री पुरुष के संबंध न होकर परिस्थिति जन्य संबंध अर्थात चिकित्सक एवं रोगिणी के संबंध होते थे। और चिकित्सक रोगिणी के उन सभी अंगों का भी स्पर्श आवश्यकता पड़ने पर करता है जो कि सामाजिक वर्जना के कारण पर पुरुष के लिए वर्जित होता है। तो एक जो चिकित्सक होता है, इन विषम परिस्थितियों में जो उसका दायित्व होगा, वहां पर वो पुरुष का नहीं होगा, बल्कि वो एक चिकित्सक का संबंध होता है। और ये चिकित्सक अपने, और वहां पे इस संबंध जो होता है वो स्त्री का होता है। एमर्सन कहते हैं कि वो जो स्त्री और पुरुष के बीच जो वर्जनाएं होती हैं, वो वर्जनाएं उस व्यवस्था में खत्म हो जाती हैं। वहां तो एक डॉक्टर और एक रोगिणी का संबंध होता है। और इस पर बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किया था। तो चिकित्सक अपने व्यवहार से यह प्रकट करता है कि उसके लिए स्त्री के ये अंग मात्र शरीर का रोगग्रस्त अंग है, जिनके कारण, जिनके उपचार के लिए स्पर्श आवश्यक है और उसमें कोई भी वर्जना नहीं होती है। दूसरा अध्ययन पीटर मैक ने किया था। पीटर मैक, इस अध्ययन का जो उन्होंने शीर्षक दिया था, एक कॉमन सेंस परसेप्शन ऑफ डिवाइंस, अर्थात विचलन का सामान्य बुद्धि ज्ञानीय परिप्रेक्ष्य इसको नाम दिया गया था। और इस अध्ययन के माध्यम से हग ने विचलन की स्थिति का अध्ययन किया। हग ने यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि यदि हमें विचलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना है तो आवश्यक नहीं कि यह अध्ययन हम उसके प्रभावों के संदर्भ में ही करें। मुख्य बात यह है कि हम देखें कि इस विचलित व्यवहार की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है। हम वो विचलन का जो प्रभाव व्यक्ति के अंदर आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही भर अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, बल्कि हक का मानना था कि हमें उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा जिनके कारण ये विचलन की स्थितियां उत्पन्न हुई है। तो हम लोक विधि विज्ञान में हम उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं। लोक विधि विज्ञान में हम उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं जो परिस्थितियां समाज में उत्पन्न होती हैं और जिनसे वो प्रभावित होते हैं। एक तीसरा अध्ययन किया था बर्जर एवं कैलनर ने भी अध्ययन किया था। और इस अध्ययन का संबंध विवाह की प्रक्रिया व उसकी वास्तविकता के पहलू से संबंधित। इन दोनों अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विवाह बंधन में बंधने वाले दंपति किस प्रकार अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वो विवाह क्यों कर रहे हैं, विवाह की क्या आवश्यकता है, विवाह का उनके जीवन में क्या महत्व है। इन सारी परिस्थितियों का उन्होंने अध्ययन किया। तो हम इस तरह से विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हम लोक विधि विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रलेखी पद्धति, डॉक्यूमेंट्री मेथड्स। इस पद्धति द्वारा
एकत्रित तथ्यों में एक तथ्य दूसरे की व्याख्या के लिए आधार बनता है कि जो तथ्यों का संकलन किया गया, जो तथ्य इकट्ठे हुए हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कैसे प्रभावित करते हैं। इस पद्धति में अवलोकन के आधार पर तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हालांकि अवलोकन पद्धति एक पद्धति है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, क्योंकि जब हम एथनोमेथोलॉजी में किसी भी परिस्थिति जन्य समस्या का अध्ययन करते हैं और लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत में उनकी मन स्थितियों का भी अवलोकन बहुत जरूरी होता है कि उनकी मन स्थितियां किस तरह से बदल रही हैं। तो इनको भी जो है हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो सभी घटनाओं को उनके घटित होने के साथ के आधार पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न अर्थों के माध्यम से एक रूपता वाले प्रतिमानों को खोजा जाता है कि वो कौन से तथ्य हैं जिनमें होमोजिनिटी है, समरूपता है। जब हम किसी समुदाय का अध्ययन करता है तो इस पद्धति का प्रयोग करना होना बहुत जरूरी होता है। गारफिंकल ने इस पद्धति के अंतर्गत कार्ल मानहीम के विचारों को सम्मिलित किया था। तो यह प्रलेखी पद्धति होता है। फिर सहभागी पद्धति। अब सहभागी अवलोकन क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है कि जब हम किसी भी समुदाय, किसी समूह का अध्ययन करते हैं तो उस समूह, उस समुदाय के साथ हमारी सहभागिता होती है। सहभागिता दो तरह की हो सकती है। यह सहभागिता पार्शियल भी हो सकती है, यह सहभागिता फुल टाइम भी हो सकती है, आंशिक भी हो सकती है और फुल टाइम भी हो सकती है उनके साथ। जैसे बेरियर एल्विन ने द बैगास, उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कृति है द बैगास, जिन्होंने बस्तर पे अध्ययन किया था, और उन्होंने उन बैगा के बीच अपना जीवन प्रक्रिया, अपने जीवन चर्या जो है गुजारी। पहले तो लोग उनके पास नहीं आते थे, उनसे दूर दूर रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति, एक बाहर का आया व्यक्ति उन्हीं की तरह खाना खाने लगा है, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनने लगा है, उन्हीं की तरह रहने लगा है, तो धीरे 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 उससे एक लगाव सा हो गया। और कोई नहीं जानता था कि ये बेरियर एल्विन मशहूर लेखक चिंतक हैं, जो यहां पे उनकी जीवनचर्या, उनकी सांस्कृतिक, उनकी सामाजिक विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए ये जुटे हुए। और अंत में बेरियर एल्विन ने एक बैगा लड़की से शादी भी कर लिया था। तो उन्होंने उन्होंने पूर्ण सहभागी अवलोकन उनका था, और बहुत ही ग्रियर्सन ने भी इस तरह से अध्ययन किया था। तो ऐसे बहुत कम अध्ययन होते हैं कि जो हम फुल टाइम पूरी सहभागिता के साथ, आंशिक न होकर के पूर्ण सहभागिता के साथ हम अध्ययन करें। क्योंकि जब हमें किसी समुदाय, किसी गिरोह का अध्ययन होता है, आप देखते हैं कि कभी कभी पुलिस वाले भी किसी डकैत गिरोह में सम्मिलित हो जाते हैं। पुलिस का कोई ना कोई व्यक्ति, और कभी कभी मजबूरन में उसको गोली भी चलानी पड़ती है, हत्या भी करनी पड़ती है, ताकि डकैत को विश्वास हो जाए कि नहीं, ये हमारा आदमी है। तो ये जो चीजें होती हैं ये, और फिर वो वहीं से उनकी मुखबरी करता है और पूरा बताता है, और अंत में उस गिरोह का या तो खत्म होता है या तो सरेंडर करते हैं। तो ये जो सहभागी का अवलोकन होता है, उस पद्धति का की ओर इशारा करता है जहां अनुसंधानकर्ता का जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं या जिस समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं, उस समुदाय, उस समूह के साथ उसकी सहभागिता होती है, और वो सहभागी का अवलोकन होता है।
एक इसी तरह से होता है इंपीरिकल अनुभव, अनुभव का अध्ययन, अनुभवात्मकता जिसे कहते हैं, इंपीरियलिज्म। इस पद्धति शास्त्र में अपने अध्ययनों में अनुभव को पर्याप्त महत्व देता है। लोक विधि विज्ञान वैसे व्यक्तियों को जो कि उस घटना, उस परिस्थिति, उस समस्या से का बहुत कुछ उनके पास ज्ञान है, उन लोगों को ज्यादा महत्व देता है। हर पद्धति में, हर प्रविधि में इस तरह के इंपीरिकल नॉलेज, अनुभविक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शोधकर्ता अपने इंद्रियगत अनुभव के माध्यम से जो तथ्य एकत्रित करता है वे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो उसकी सोच पर निर्भर करता है, उसके अनुभव पर निर्भर करता है। एक अनुभवी डॉक्टर और एक नए डॉक्टर, दोनों के ट्रीटमेंट में अंतर होता है। घर में जो एक अनुभवी किसान है और एक नया किसान है, दोनों के अनुभव में अंतर होगा। दादी और बहू, नई बहू, दोनों की सोच में अंतर होगा, सोच में अंतर होगा, लेकिन एक्सपीरियंस, दोनों के अनुभवों में बहुत व्यापकता होगी, बहुत व्यापक अंतर होगा। तो शोधकर्ता जब अपने अनुभव का प्रयोग करता है, एकत्रित करता है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभव प्राथमिक भी हो सकता है और अनुभव द्वितीयक भी हो सकता है। प्राथमिक अनुभव क्या होता है? प्राथमिक अनुभव स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर प्राप्त किया जाता है कि हमने इस घटना को देखा, ऐसा देखा, इस तरह से देखा। और द्वितीयक अनुभव क्या होते हैं? किसी साधन द्वारा या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उन समस्याओं के बारे में पता चलता है। तो वो अन्य साधन के माध्यम से जो प्राप्त सूचना प्राप्त होती है, वो होता है एक तरह से द्वितीयक अनुभव। जो वर्सथन पद्धति है, यह प्राथमिक अनुभव का उदाहरण है। तो ये अनुभव का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अवलोकन पद्धति, अवलोकन पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में लोक विधि विज्ञान अनुभवकता का विरोधी है, किंतु यह उपागम अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययनों में करता है। क्योंकि जब हम किसी समूह, किसी समाज, किसी समुदाय में व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, तो ये जो बातचीत का जरिया होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन भी होता है, एक अवलोकन भी होता है। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम उसके बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं, किन बातों पर इसका सोचने किन बातों पर इसका जो है बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, इसकी भाव भंगिमा बदल जाती है। कोई किस बात पर बहुत सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, किसको हंसी मजाक में लेता है। तो ये जो चीजें हैं, इनका अवलोकन बहुत जरूरी होता है। जब किसी बात पर उत्तरदाता भाव हीन हो जाएगा या गंभीर हो जाएगा, तो दोनों स्थितियों का आकलन करना एक बुद्धिमान अनुसंधानकर्ता का गुण होता है। तो अवलोकन घटनाओं का प्रत्यक्ष एवं यथार्थ अध्ययन करने की विधि होती है। लोक विधि विज्ञान में घटनाओं के यथार्थ अध्ययन को स्वीकार करता है और स्वीकार किया गया है। यह उपागम अवलोकन के रूप में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है। जैसा भी आपको बताया कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम युवाओं का कुछ ऐसे जो नशा करते हैं युवा, और उन युवाओं के भाव भंगिमा या उनकी मनोस्थितियों का अध्ययन करना है कि आखिर क्यों करते हैं, किन कारणों से ये करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका ये स्थितियों को जानने के लिए अनुसंधान करना। किसी को अगर जानना है तो वो उनके साथ ही पार्टिसिपेट करेगा और उनकी स्थितियों को जानेगा, समझेगा, देखेगा।
बहुत सारे ऐसे अपराधों का खुलासा हुआ है जहां पुलिस वाले मुखबिर होकर के बन करके ऐसे अपराधियों के साथ रहते हैं। जेल में भी वो अपराधियों के साथ, बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के साथ बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अध्ययन भी हुए हैं। जैसे आपको बताया था पहले कि द स्ट्रीट कॉर्नर ऑफ सोसाइटी, जो फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका भी अध्ययन किया गया। और वो अध्ययन जिसने किया, वो रात को फुटपाथ के बीच आकर के उन सारे लोगों के साथ बैठता था, उन सारे लोगों के साथ सोता था जो फुटपाथ दिन भर के अपना भिक्षा भीख मांग करके या दूसरे काम करके आकर के फुटपाथ पर सो जाते थे। कई बार उसको जेल भी जाने गया उन लोगों के साथ। लेकिन जब वहां पता चलता था कि नहीं, ये तो एक रिसर्चर है, अनुसंधान कर रहे हैं, जब वास्तविकता पता चलती थी तो छोड़ देते थे। लेकिन उन लोगों का जो फुटपाथ पर सोते थे, उनको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये हमारे बीच कौन आदमी है। तो इस तरह से ये अवलोकन पद्धति बहुत तो महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन की इकाइयों के मध्य रहकर गुपचुप रूप से एकत्रित की गई सामग्री वास्तविक एवं गहन होती है। और यह उपागम की ऐसी मान्यता है कि हम अवलोकन के माध्यम से जिन चीजों का अध्ययन करेंगे वो अध्ययन काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका अवलोकन पद्धति हो गया। तो इस तरह से हम देखते कि जो इथनोमेथोलॉजी की पद्धति है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, डॉक्यूमेंट्री मेथड्स है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है और ऑब्जर्वेशन मेथड्स है, और एक इंपीरिकल मेथड्स है, अनुभविक ज्ञान का भी है, इसका भी है। इस अनुभविक ज्ञान को भी जो है हम बटोरने का प्रयास करते हैं। तो इंटरव्यू, जैसे गहन साक्षात्कार एक इंटरव्यू मेथड से भी होता है, डेप्थ इंटरव्यू या फोकस्ड इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार या केंद्रित साक्षात्कार। हम समझ सकते हैं कि किसी समस्या के विविध आयामों को केंद्रित होकर जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो उसमें साक्षात्कार का होना जरूरी होता है। विविध आयामों को केंद्रित किया। अब विविध आयामों को क्या हम इंटरव्यू पूछेंगे, उनसे साक्षात्कार लेंगे। इसमें शोधकर्ता काफी गहराई में जाकर सतह पर दिखने वाले जीवन का विश्लेषण करता है। वो जैसा देख रहा है उस समूह में, जिस तरह से देख रहा है उस तरह से वो अध्ययन करता है। तो ऐसे में जो उसको उत्तर प्राप्त होते हैं वो उसको बहुत एक वास्तविक उत्तर उसको मानता है कि जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत सही है और बहुत ही तथ्यात्मक उत्तर है। इनको जो है हमें तो डेविड सडनाउ थे, उनका भी एक बहुत बड़ा व्यापक अध्ययन था इसमें से। और उन्होंने भी रोगी और नर्स के बीच जो संवाद होते हैं, जो स्थितियां होती हैं, उनको भी अध्ययन किया था कि रोगी और नर्स के बीच में कभी कभी आप देखते हैं कि किसी रोगी और नर्स के बीच में बड़े इमोशनल रिलेशंस बन जाते हैं। माँ और बेटी के रिश्ते बन जाते हैं, बाप और बेटी के रिश्ते बन जाते हैं। क्यों? ऐसा उसको लगता है कि जितना हमें घर में सेवा हमारे बच्चे नहीं किए, उतना ये नर्स कर रही, सिस्टर कर रही है। तो इन संबंधों का अध्ययन जो है गहनता के साथ हम इसमें कर सकते हैं। एथनोमेथोलॉजी में एक और प्रयोग होता है, वो होता है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ये लोक विधि विज्ञान का बहुत प्रमुख तरीका है। इसको गॉफमैन ने सैद्धांतिक रूप से इस पर चर्चा की है और वो कहा कि हमारा जीवन कैसे नियमों को मानने पर निर्भर है, उन नियमों के तहत रह करके हम किस तरह से जीवन जीते हैं, उसका जब अध्ययन होता है कुछ नियम प्रणालियों के तहत, तब ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं हम। गारफिंकल ने इसे गुणात्मक शोध विधि के रूप में व्यवहारिक स्तर पर लागू किया है कि जब हमें किसी व्यक्ति के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करना होता है, गुणात्मक पक्षों का अध्ययन होना है, तब हम करते हैं। इसका सामान्य सा मतलब यह होता है
कि जो स्थापित और औपचारिक तरीका है जिसे हम जानते पहचानते हैं, उसके स्थापित क्रम या नियम को भंग कर देना। जब हम इसे भंग कर देते हैं तो हमारा सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। जैसे कि हम कोई भी नियम को, हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज है बहुत सारे, जिनको हम अपने जीवन में उतारते हैं, जीवन में मानते हैं। बहुत सारे हमारे सामाजिक मूल्य हैं, बहुत सारे हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, और उन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। लेकिन अगर हम इन मूल्यों को भंग कर देते हैं तो कभी कभी हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। और ये अव्यवस्थित समय में कौन कौन सी स्थितियां निर्मित होती हैं, वो जो है उसका अध्ययन हम इसके माध्यम से करते हैं। हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, सब कुछ अचानक अव्यवस्थित और अस्वाभाविक लगने लगता है। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि हम अर्थ कैसे लगाते हैं, हमारा सामाजिक जीवन किन आधारों पर टिका होता है। इस तरह के प्रयोग का मतलब यह होता है कि हम जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं उसे स्थगित कर देते। इससे हमें यह पता चलता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड का बहुत ही ज्यादा अर्थ हमारे जीवन में है। जैसे अगर हम किसी सामान को खरीदने आए और उसके अधिकतम मूल्य से ज्यादा देने का प्रयास जानबूझकर करें, तो ऐसे में दुकानदार के लिए एक असहज स्थिति हो जाएगी। कोई चीज 100 रुपए की है और आप कहते नहीं, मैं 150 रुपए दे रहा हूं। आप किसी सब्जी वाले के पास जाएंगे और सब्जी वाली, जैसे कि दीपावली वगैरह के समय होता है, दीपावली में जब मैं छोटे छोटे दीपक खरीदता हूं तो देखता हूं कि जहां छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, दीपक बेच रही हैं, उनसे खरीदने की कोशिश करता हूं। और उनको अगर हमने 50 रुपए की दिए खरीदे हैं तो 50 रुपए से ज्यादा पैसा उनको देता हूं, 200 रुपए दे देता हूं। और तो एक बड़ी असहजता महसूस करती, कहती हमारे पास छुट्टे नहीं है। तुमने कहा नहीं, ये 50 रुपए तुम्हारे दिए की कीमत हो गई और ये 150 रुपए तुम्हारी दीपावली के लिए। तो एक एक अलग जो है वो दृष्टिकोण से हमें बड़े कौतूहल दृष्टिकोण से देखती रहती है। और उसके बगल में जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ है वो भी एक इस आशा के साथ देखता है कि काश हमारे भी जो है कुछ दिया एक खरीद ले। तो या किसी को आप ऐसे दुकानदार को ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो बड़ा असहज अपने आप को महसूस करता है। तो अगर हम निर्धारित मूल्य दे तो स्वाभाविक है, पर ज्यादा दे तो यह असामान्य स्थिति है। इस तरह के प्रयोगों से यह जाहिर है कि हमारे सहज लगने वाले जीवन में भी नियम हैं। भले ही हम उसके प्रति जागरूक हो या ना हो, लेकिन हम उसको व्यवस्थित करने के लिए कुछ हमारे जीवन में भी नियम है। गारफिंकल ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई कि नियम स्पष्ट नहीं होते हैं। हम भरोसा करते हैं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां अनिश्चितता रहती है, पर यह भरोसा का पक्ष है ही ऐसा होता है जो हमें सहज रखे रहता है। तो इस प्रकार लोक विधि विज्ञान सूक्ष्म समाज शास्त्र की महत्वपूर्ण विधि है। अगर हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से इस विधि की तुलना करें तो यह भी उसकी ही तरह से सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन को देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो लोक विधि विज्ञान में हम सामाजिक जीवन को देखते हैं। किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी समूह के हम उन लोक जीवन को जांचने का प्रयास करते हैं, उसके गुणात्मक पक्षों को जांचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है मेथड्स हो गए। अब ये क्यों उपयोगी है इसकी चर्चा और करेंगे। यूटिलिटी ऑफ इथनोमेथोलॉजी, ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये इथनोमेथोलॉजी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जो है इतना जरूरी है? ये हमारे समाजशास्त्र में ये लोक विधि विज्ञान के द्वारा हमें क्या मिलता है? आपको बताया था कि गारफिंकल ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। गारफिंकल ने प्रयोग किया था, गारफिंकल ने निर्जात पद्धतिशास्त्र को अस्तित्व में लाने के लिए अधिक परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया था। उन्होंने अकेले अपने दम पर इस उपागम को इस प्रकार समृद्ध किया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार को समृद्ध करता है। इसी क्रम में इस उपागम को ठोस आधार देने के लिए गारफिंकल ने बहुत सारे प्रयोग किए।
गारफिंकल ने एक प्रयोग किया था, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी, जो टर्नर की किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें बहुत सारे गारफिंकल के प्रयोगों का जिक्र मिलता है। अब एक प्रयोग उन्होंने इसी तरह से किया था जो कि दिखाई देता है कि गारफिंकल ने यह प्रयोग दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले संवाद को सामान्य रूप से परिवर्तन लाकर किया है। इससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को दिखाने का प्रयास हम आपको इन संवादों के जरिए करते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति आ गया, कहता है मेरा टायर पंक्चर हो गया। अब देखिए, आपका जो एक्सपेरिमेंटल वाला जो प्रयोग करता हुआ, क्या आपका टायर पंक्चर हो गया? आपका यह कहने का क्या मंतव्य है? कर्ता यह सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है और प्रयोगकर्ता जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या दूसरा व्यक्ति है, वो उत्तेजित होकर के कहता है आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं? टायर पंक्चर हो जाने का अर्थ है टायर पंक्चर हो जाना? इसमें विशेष क्या है? कैसा सन की प्रश्न है? अब बताइए, इस संवाद में प्रयोगकर्ता वार्तालाप के सामान्य नियम का उल्लंघन कर रहा था। कर्ता के टायर पंक्चर हो जाने की बात पर विपरीत प्रश्न पूछकर इससे प्रयोगकर्ता को कर्ता की नकारात्मक टिप्पणी का सामना करना पड़ा। यही गारफिंकल स्पष्ट करना चाहते हैं कि कर्ता को परिस्थिति को समझाते हुए उसके अनुसार ही अपनी क्रिया करनी चाहिए। अब टायर पंक्चर हो जाने का मतलब बहुत ज्यादा होता है। जैसे कभी कभी कहते हैं अरे आज तो हम पंक्चर हो गए। अब पंक्चर हो गए मतलब सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा? पंक्चर हो जाने का मतलब बहुत ही टायर्ड हो गए, बहुत थक गए हैं, एक इसीलिए इसमें क्या होता है, अर्थ पर ज्यादा बोध दिया जाता है कि उस अर्थ जो हम टायर पंक्चर होने की बात कर रहे हैं, तो वो उसका मतलब क्या है, उसकी वास्तविकता कुछ दूसरा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रयोग उन्होंने किया था। अब इसका क्या महत्व है इथनोमेथोलॉजी का? एक तो है दर्शन का महत्व, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी। दरअसल में एक फिलॉसफिकल अप्रोच है। आपको बताया था पहले भी कि लोक विधि विज्ञान जो है वो परंपरागत समाज का विरोध करता है, पारंपरिक समाजशास्त्र का विरोध करता है। वह उन विधियों को नकारता है, वो सिर्फ इंटरेक्शन पे बात करता है। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इस सामाजिक विज्ञान में दर्शन के स्थान को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र को विद्वान कहलाने की लालसा में अब तक के समाजशास्त्रियों ने दर्शन के महत्व की अवहेलना की थी, किंतु एथनोमेथोलॉजी में गारफिंकल ने या दूसरे समाजशास्त्रियों ने दर्शन को महत्वपूर्ण दिया। क्योंकि जो हम गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करेंगे, किसी समाज के छोटे पक्ष का अध्ययन करेंगे, किसी समूह का अध्ययन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दार्शनिक सोच हमारे साथ जुड़ी होगी। तो अतः हम इसको दर्शन, इसमें जो फिलॉसफिकल अप्रोच है, दार्शनिक महत्व है, उसको हम नकार नहीं सकते। दूसरा महत्व है क्या? माइक्रो स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन। वास्तव में यह भी तो है कि समाजशास्त्र के बृहद अध्ययन के लिए हम इथनोमेथोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। हम समाजशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन के लिए इथनोमेथोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही छोटे समूह के लिए ये पद्धति उपयोगी होता है। किसी छोटा सा समुदाय है, कोई विद्यार्थियों का समूह है या कोई अपराधियों का समूह है या कोई समुदाय है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये सूक्ष्म अध्ययन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बहुत बड़े व्यापक अध्ययन के लिए नहीं होता है, क्योंकि उतने ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। इसमें अनुसंधानकर्ता भी थक जाएगा, वो भी बोर हो जाएगा। फिर एक तो सामान्य ज्ञान भी बढ़ती है, अर्थात समाजशास्त्र में हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम अध्ययन करते हैं कि वो तथ्य, वो चीजें हमारे सामने
क्वेश्चनायर में या इंटरव्यू में या आपके इंटरव्यू शेड्यूल में वो नहीं आ पाती। तो जब हम इथनोमेथोलॉजी विद से किसी समूह के गुणात्मक पक्षों का अध्ययन करते हैं, गहराई के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें, सामान्य जानकारियां हमको मिलती हैं जिनके लिए हम सोचे भी नहीं थे, जिनके लिए हम आशा भी नहीं किए थे। वो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। और ये सामान्य जानकारी क्या होती है? इसमें इंपीरिकल ज्ञान का, अनुभविक ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं, क्रियाओं के अध्ययन का महत्व देना और उस अध्ययन के बारे में लोगों के विमर्श करना, लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखना, सोचना, समझना, यह इस विधि की प्रमुख विशेषता होती है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। जब कभी कभी होता है कि समाज में कुछ ऐसी विसंगतियां आती हैं, जैसे परिवार है। परिवार एक छोटा समूह होता है, परिवार में कहीं गतिरोध उत्पन्न हो गया है और इस गतिरोध के कारण हमारी पारिवारिक संरचना प्रभावित हो रही है। तो हम क्या करेंगे? हम कोई क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ये सारी चीजें नहीं करेंगे। वहां पे अगर सब आपस में बैठ करके इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, वो समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी और वो गतिरोध को हो सकता है कि खत्म हो जाए। कभी आपने पढ़ा होगा एक उपेंद्र नाथ अश्क की एक बहुत अच्छी एकांकी है, हम लोग पढ़े थे। आज तक वो उसके जो शब्दों के चित्रांकन है हम लोग, हमारी स्मृति में है, टूटी डाली, टूटती डाली। और इस तरह से उन्होंने बताया था कि एक परिवार जो है एक वृक्ष की तरह होता है और जो उसकी टहनियां होती हैं, जो उसकी शाखाएं होती हैं, वो परिवार के सदस्य होते हैं। और किसी घर के सदस्य के कारण कोई एक टहनी अलग हो रही थी, टूट रही थी, तो घर का मुखिया फिर उन सबको बैठा करके आपस में बातचीत करते हैं और वो टूटी, जो डाली टूट रही थी, वो डाली फिर से अपने स्थान पे ही रहती है, अलग नहीं होने पाती। तो ये जो इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब संवाद में गैप होता है, संचार में गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप होता है जब दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे वो घर के सदस्य हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे वो मित्र मंडली हो, कोई भी हो, जब वहां एक गैप होता है तभी सामाजिक विद्रूपताएं आती हैं। तभी तभी जो सोच हमारी है, जो उसमें विकृतियां आने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम, हमारे संवादहीनता के कारण हम एक दूसरे के अनुभवों को, एक दूसरे के भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। तो ये भी एक जरूरी। तो सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जीवन के सार तत्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इसेंस ऑफ लाइफ। जीवन में कौन सी चीजें बहुत जरूरी है जो हमारी पूरी व्यवस्था को, हमारे पूरे जीवन को संयमित रखती है। यह उपागम जीवन के सार तत्व को समझने पर बल देता है। यह दृष्टिकोण समाज शास्त्र जैसे सामाजिक विद्वान के लिए या सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही मूल्यवान है। यह चीजें सिर्फ जीवन के सार तत्व का अध्ययन फिर हम सोशियोलॉजी में ही कर सकते हैं या इससे रिलेटेड दूसरे समाज विज्ञानों में कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते। तो इथनोमेथोलॉजी के द्वारा एक तरह से जो है ये हम जीवन के सार तत्व को समझते हैं। और फिर है न्यू सोशियोलॉजिकल अप्रोच, नवीन समाजशास्त्री उपागम। नवीन समाजशास्त्री उपागम क्या है? न्यू सोशियोलॉजिकल अप्रोच, इससे जो होता है वो एक क्रांतिकारी सैद्धांतिक उपागम है। ये इथनोमेथोलॉजी एक तरह से एक क्रांतिकारी सैद्धांतिक उपागम है
और क्योंकि यह समाजशास्त्र के परंपरागत स्वरूप को अस्वीकार करके नवीन समाजशास्त्र का सृजन करने का साहस दिखा रहा है। तो इसलिए इस उपागम में एक नए दर्शन का, एक नए वैज्ञानिक दर्शन का जो है हमें बोध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इथनोमेथोलॉजी है, लोक विधि विज्ञान है, लोक विधि विज्ञान हमारे जीवन के भावनाओं को, हमारे जीवन के गुणात्मक पक्षों को अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। और यह विधि भले ही समाजशास्त्री परंपरा से अलग हो, लेकिन अगर माइक्रो अध्ययन के लिए इस विधि का हम प्रयोग करें तो निश्चित है काफी महत्वपूर्ण होता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस विधि के प्रयोग छोटे छोटे समूहों के अध्ययन के लिए, छोटे छोटे समुदायों के अध्ययन के लिए, एक छोटी छोटी संस्था के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।